हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ठीक है लेके आया हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। ठीक है, तो क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमें बताया गया है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्लियर। तो उन परिवर्तनों के आधार पर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और वो समीकरण किस प्रकार हो रहे हैं उन समीकरणों को देखेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपको बता दूं, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उन नोट्सों को आप देखते जाइए और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, वो अभिप्रक्रिया या जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले यौगिक या पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो अभिकर्मक है, सपोज करो आपके पास एक अभिकर्मक है ए है और एक अभिकर्मक आपके पास बी है। क्लियर। एक क्या आपके पास ए है और एक क्या आपके पास बी है, ये दोनों जुड़ जाएं और इनसे एक नया उत्पाद मिल जाए हमें, या नया यौगिक मिल जाए जो क्या हमारे लिए बेटा सी है। क्लियर। अब ये जो नया उत्पाद मिला हुआ है तो इनके जो गुणधर्म होंगे, क्लियर, और ये सी के जो गुणधर्म होंगे, दोनों ही गुणधर्म कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर। तो डेफिनेशन हमारी सिंपल है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्या है पदार्थ हैं, अगर उन दोनों पदार्थों के अंदर क्या हो जाए, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाए या वो दोनों पदार्थ आपस में मिल जाएं और एक नया पदार्थ बना दें। क्या बना दें, एक नया पदार्थ। क्लियर। तो ये जो नया पदार्थ भी मिला वो किससे मिला, इन दोनों से जुड़ करके मिला। अब जो नया पदार्थ है ना, उसके ऊपर जो होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। और याद रखना, बिना रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी पदार्थ आपस में क्या नहीं करते, ना ही जुड़ते हैं और ना ही कोई यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक या पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब याद रखना यार कि आपको कम से कम आपके पास दो पदार्थ तो होने चाहिए। ठीक है। अब उससे उत्पाद कितने आ जाएंगे, मतलब आपके जो नए यौगिक बनेंगे वो या तो एक बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है वहां पर। क्लियर। तो जैसे हमें यहाँ पे एक उदाहरण ले रखा है, H2 प्लस O2 एरो क्या बना, H2। तो यहां पे क्या है, देखिए H2 के गुण और O2 के गुण बिल्कुल डिफरेंट हैं, किससे, H2O से। तो जो H2O के जो गुण होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यहां पे देख सकते हैं ये दोनों गैस हैं, लेकिन जल किस फॉर्म में होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है आपका कि उपर्युक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल देते हैं, जिनके गुणधर्म, किसके, जो जल है उसके गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अभी मैंने जो बताया आपको कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो या दो से अधिक क्या है पदार्थ हैं और दोनों वो क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद क्या बना दें, H2O। और इसको जोड़ने का जो काम कर रही है वो जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ओके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर मान लो जैसे यहाँ पर H2 और O2 दोनों गैस हैं और वो परिवर्तन से क्या हो गया, H2 मतलब कौन से बन गई बेटा, हमारे यहाँ पर द्रव्य अवस्था बन गया। तो ये जो परिवर्तन जो हुआ है वो किस कारण हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हुआ है। मतलब हमने क्या बोला कि अगर किसी भी रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है H2 गैस है, O2 गैस है, दोनों ही दो गैस अवस्था में, लेकिन H2 किस अवस्था में आ जाता है आपका, लिक्विड अवस्था में। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कुछ और लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तनों की पहचान। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कोई रासायनिक अभिक्रिया
हमारी हो रही है। तो देखो हमारे कुछ दैनिक जीवन में यहाँ पे लिखा है, ये दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन है। तो हम यहाँ पे कुछ अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन देखते हैं। जैसे बेटा हमारा पहला जो परिवर्तन है वो कौन सा है, दूध से दही का बन जाना। ये हमारे अमूमन घर में दिखाई देता है। भोजन का पकना, ये भी घर में होता है। लोहे पर जंग लगना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जितने भी हमारे घर में लोहे का सामान होता है उसमें क्या लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है। क्लियर। आगे देखिए अंगूर के रस का किण्वन। अब तुम्हें पता है, देखो अंगूर का जो होता है मार्केट में आता है, उनको मोलाइसिस करते हैं, मोलाइसिस करने के बाद उनका किण्वन करते हैं और उनके किण्वन के द्वारा हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। श्वसन करना मतलब हम क्या करते हैं, जीवन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन किसको बोलते हैं, जैसे आपने कोई स्ट्रिप ले ली यहाँ से, एक कोई वहाँ पे क्या एक छोटा सा कागज की पट्टी ले ली, देख सेम टू सेम वैसे। अगर मान लो मैं मैग्नीशियम रिबन को वायु में जला दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो हमारे रासायनिक परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर। तो फिर से एक बार देख लो यहाँ पर कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, आपस में क्या हो जाए बेटा, जुड़ करके एक नए गुणधर्म वाला नया यौगिक बना लेते हैं, तो उस यौगिक में जो होने वाली अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया था, H2 + O2 दोनों गैसेस अवस्था में, लेकिन लिक्विड हमारा किस अवस्था में, या जलीय या वाष्प अवस्था में दिखाई देता है। अर्थात कहने के लिए कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर मान लो कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहां से हमने देखा दैनिक जीवन में हमारे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम अमूमन अपने घर में देखते हैं अनुमान, ठीक है, और हमें घर में भी दिखाई भी देते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन, श्वसन करना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी बुक में भी यहाँ पर दे रखे हैं सेम टू सेम, बट मैंने क्या किया, उस बुक में से आपका जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल समायोजित करके यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे बेटा हमारी एक बात आती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब उसको हम, ये तो हमने दैनिक जीवन में देखकर पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहचान जो होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, उसके लिए हमें कुछ लक्षण चाहिए, कुछ जानकारी होने चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर लक्षण क्या क्या है वो देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। मान लो अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हो या आप उसको देख रहे हो या पहचान कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा वो रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। इसकी पहचान हम निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया ऐसा तो नहीं है कि जो हमने कोई भी चीज ली और हमने तुरंत बता दिया हो गया, नहीं, जब उसमें क्या कुछ न कुछ घटनाएं होंगी, उन घटनाओं के आधार पर ही हम क्या देखेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब बेटा जैसे तुमने देखा होगा आपके पास पदार्थ किस किस अवस्था में होता है, देखिए गैस अवस्था में होगा, ठीक है, किस किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा और ठोस अवस्था में होगा। मतलब कहने के लिए अगर मान लो इन अवस्थाओं में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्लियर। मतलब गैस से ठोस में या ठोस से गैस में या गैस से द्रव में या द्रव से गैस में, तो हम बता देंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो मतलब क्या, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से। दूसरा रंग में परिवर्तन से। अब मतलब ये क्या है, अगर मान लो आप कोई अभिक्रिया कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज करो मैंने जैसे यहाँ पे लिया बेटा, हमने क्या लिया, ब्रोमीन जल Br2। अब ब्रोमीन जल का जो होता है वो बादामी रंग होता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया कराने के बाद जो बादामी रंग था वो दूर हो गया। मतलब क्या हो गया, बादामी रंग वहां से हट गया। तो वो समझ जाएंगे कि उसके रंग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। गैस के निष्कासन से, मतलब मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा हूं और वहां से क्या निकलना चालू हो जाए, गैस निकलना चालू हो जाए। तो कभी कभी इसको हम तीर से दर्शा देते हैं या जी के द्वारा दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर कैसे, मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया बाल को, तो यहां से क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड निकला प्लस CO2। अब CO2 किस अवस्था में जाती है, आपकी गैसेस अवस्था में जाती है। जैसे वहां से CO2 गैस आपके निकलना चालू हो गई या बाहर निकलेगी, मैं तुरंत हम पहचान लेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या हो गई, संपन्न हो गई। उसके बाद आता है बेटा ताप में परिवर्तन। अगर कोई अभिक्रिया एक निश्चित टेम्परेचर पे हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, उस अभिक्रिया के ताप में क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। माना कि पहले जो अभिक्रिया हो रही थी बेटा वो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी,
कितने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, अचानक तुमने क्या कर दिया, उस अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया, 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हुआ ताप बढ़ाने पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को परिवर्तन को जान लेंगे और हम बता देंगे हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई। अगला है अवक्षेप का बनना, मतलब आप कोई दो रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं और अचानक क्या हो, कुछ अवक्षेप नीचे आकर के आपके सेटल डाउन हो जाए, मतलब अवक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाए कोई ठोस अवस्था में, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो इन लक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान यहां से कर सकते हैं। क्लियर। तो वो तुमने कुछ दैनिक जीवन में देखे, दैनिक जीवन में जैसे हमारे दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन एल्कोहल बनाने का काम आता है, श्वसन जो हम कर रहे हैं O2 लेते हैं, CO2, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लेबोरेटरी में चले जाओ, मतलब जब हम प्रयोगशाला में चले जाओ तो इन सारे के सारे लक्षणों के आधार पर बता सकते हो कि कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, संपन्न हुई या नहीं, अगर ये हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए टॉपिक बेटा, दूसरा माता आता है कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं हमारे पास। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने देख लिया, तो रासायनिक समीकरण क्या है यहां से। अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और उसके सूत्रों के द्वारा दर्शा दें, मतलब आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया में तुम उन सब रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम जानते हो, अभिकर्मकों के, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम। तो अगर मान लो इन सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया को मैं सूत्र या प्रतीकों के द्वारा दर्शा दूं, तो वो जो समीकरण बनेगा, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। फिर सोच लो, अगर हमारे पास कोई रासायनिक में अभिक्रिया आपने की और आपने उसमें कौन कौन से क्या पदार्थ या तत्व लिए, उन तत्वों को तुमने उनके सिंबल आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल है Mg है और ऑक्सीजन का सिंबल बेटा O2 है। इन दोनों को मैं अगर मैं अभिक्रिया कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, MgO मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और उनके सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपका, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ठीक है। अतः इसे शुद्ध और प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाए तो यह रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं बेटा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब मैग्नीशियम का जो सिंबल है बेटा वो क्या होता है, हमारा Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है और ये क्या आ गया तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अगर आपको ये मालूम है तो आपको इसको बनाने में आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। अब यहां से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला कौन सा होता है, अभिकारक, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, उत्पाद। याद रखना ये बहुत जरूरी है आपको, अभिकारक और उत्पाद समझना, ठीक है। अब अभिकारक होते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब याद रखना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद हमें जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे पास क्या ना हो, अभिकर्मक ना हो। बिना अभिकर्मक के आप उत्पाद नहीं बना सकते, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास अभिकर्मक ही होगा, उससे क्या बनेगा, उत्पाद। तो फिर से बात देखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 क्या मिला मुझे, तो इस अभिक्रिया में Mg और O2 मतलब ये हमारे पास नहीं है, पहले कौन है, Mg और O2। Mg और O2 को मैंने क्या किया, क्या एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराई हीट करके, मतलब इसको मैंने हीट दिया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया, हीट देने के बाद ये MgO कन्वर्ट हो गया किस में, Mg प्लस O2 कन्वर्ट हो गया, मतलब बदल गए उत्पाद में MgO में। तो इस समीकरण में Mg और O2 बेटा दोनों मेरे रासायनिक अभिक्रिया में बात है, अतः ये दोनों कौन है, आपके अभिकारक। याद रखना यहाँ पर नोट लिखा हुआ, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा आपके पास दो ही हो, दो से ज्यादा भी होंगे, वहां पर तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारी रासायनिक अभिक्रिया पर। अब बात आती है उत्पाद, किसी भी अभिक्रिया से बनने वाला। अब आपने क्या लिया था, पहले Mg और O2 लिया था, उन दोनों से क्या बना बेटा, आपका MgO बना। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो अपन नया पदार्थ क्या बना, यहां से MgO। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया में Mg और O2 के द्वारा MgO बनता है,
ठीक है, जो पदार्थ कहलाता है, यह अभिक्रिया तथा यह हमारा क्या होगा, उत्पाद कहलाता है। याद रखना, जिस प्रकार हमारे अभिकर्मक भी एक से ज्यादा आते हैं, यहाँ पर उत्पाद भी क्या होंगे बेटा, एक से ज्यादा होंगे। क्लियर। आप रासायनिक समीकरण का निरूपण, ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करा दी थी, तो अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने मैग्नीशियम को जलाया तो मुझे MgO मिला। तो हमने क्या किया था, इसको मैग्नीशियम प्लस O2, क्लियर, और यहाँ से क्या बना दिया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब उस अभिक्रिया को मैंने एक समीकरण में निरूपित कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस अभिक्रिया को हम समीकरण में निरूपित कैसे करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का सबसे पहला जरूरी है। एक तो आपके पास अभिकारक आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने कौन कौन से अभिकारक लिए हुए हैं वो आप पे निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है कि आपका जो उत्पाद आ रहा है वो उत्पाद क्या आएगा। समझ आया। तो अब जब तक हम कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हमको पहले क्या अभिकारक लिख रहे हैं, क्या उत्पाद आएगा, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे और इसका निरूपण कर पाएंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण मतलब उस अभिक्रिया को लिखना कैसे। सब देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हमें निम्न बातों का क्या रखना है, अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा है, लिए गए अभिकारक। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि आपको सबसे पहले अभिकारकों का पता होना चाहिए कि आपने अभिकारक कौन से लिए हैं। अभिकारक से आपने रासायनिक अभिक्रिया करा दी, कोई बात नहीं, आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई मतलब हमने यहाँ पे देखा था कि अब किस किस से फाइंड आउट कर सकते हैं, कलर के आधार पर, ठीक है, गैस निकल रही है उसके आधार पर, उनकी अवस्था में परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, फिर क्या बना, अवक्षेप के आधार पर, तापमान के आधार पर। अब अभिकारक से आपने कौन सा उत्पाद बना ये तो हमें मालूम होना चाहिए, बिना इसके हमें मालूम पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए, अभिकारकों और उत्पादकों के मध्य। अब हम जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अभिकारक और उत्पादकों के मध्य तीर लगाकर उन्हें लिखते हैं। बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर हम क्या लिखेंगे, अपना उत्पाद लिखेंगे। जैसे कल का रिएक्शन हम देखें तो मैंने क्या लिखा था बेटा, Mg प्लस O2, एरो क्या आया था हमारा, MgO, ठीक है। अब यहाँ मैं बैलेंस कर लें यहाँ पर तो देख लेते हैं क्या है। तो तीर का जो पुच्छ वाला भाग है इसको बोलते हैं पुच्छ, इसको बोलते हैं सिरा। तीर का जो पुच्छ वाला भाग है या इसको हम बोलते थे बाईं ओर, ठीक है। तो पुच्छ के जो बाईं ओर होता है तीर के, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, हमेशा लिखेंगे, ओके। अब जो तीर का जो सिरा होता है उधर क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, दाईं ओर। बोलो बात समझ में आई। मतलब कहने के लिए जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखेंगे तो अभिक्रिया के मध्य में अभिकारक और किसके, उत्पाद के मध्य में क्या लेंगे, एक तीर लगाएंगे। उस तीर के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो लिए गए हैं, दाईं ओर जो लिया गया वो कौन है, मेरा अभिकारक है, और बाईं ओर जो लिया गया है वो क्या है, मेरा उत्पाद। हमें सबसे पहले तो यही काम करना पड़ेगा। देखिए, अभिकारक और उत्पाद। अब इन द केस अगर आपके अभिकारक तो हमेशा दो ही होंगे तभी तुम्हारा उत्पाद आएगा। अगर मान लो ज़्यादा अभिकारक आ गए, सेम टू सेम, मान लो अगर अभिकारकों की संख्या ज़्यादा है, मतलब आपके पास, और उत्पाद भी आपके पास ज़्यादा है, तो क्या करें, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है जिसमें मैंने क्या लिया, A, B, C और D, मैंने 4 अभिकारक लिए, और उससे मान लो कोई 3 उत्पाद आ रहे हैं, A, E, F और ये मैंने G ले लिया, ठीक है कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पहले तो हमने एरो लगा लिया, तीर लगा दिया, तो मैं क्या करूँगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों को क्या कर दिया मैंने, धन लगा कर, मतलब कौन सा धन चिन्ह या योग कर करके, और यहाँ से क्या है, F प्लस E प्लस G, ये क्या आ गया आपका उत्पाद। तो हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यदि एक से ज़्यादा अभिकारक और उत्पाद हों तो उनके मध्य धन चिन्ह लगाते हैं। किसके मध्य, जो मैं अभिकारक ले रहे हैं, कौन से, A B C D, ठीक है, कितने भी अभिकारक ले। जैसे हमने क्या किया अभी, Mg और ये क्या है आपका O2, तो इन दोनों के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है ना, वो सूचित कर रहा है कि किस किस के, इन दोनों को जोड़ करके क्या बना रहे हैं बेटा, हम MgO बना रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया और मैं यहाँ पे लेता हूँ अपनी, कौन सी अभिक्रिया ले लेता हूँ कोई भी, जैसे Zn प्लस HCl, ओके, और इससे क्या आता है हमारा ZnCl2 प्लस H2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास 2 अभिकारक हैं और 2 ही आपके उत्पाद आ रहे हैं। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, पहले 2 लगा दिया, तो ये क्या है, दोनों के मध्य मुझे कौन सूचना दे रहा है जोड़ने की,
मुझे धन चिन्ह उनको क्या बता रहा है, उनकी सूचना दे रहा है इन दोनों के मध्य क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। उत्पाद में भी क्या निकल रहा है कि आपके जिंक क्लोराइड के साथ साथ आपकी डाई हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से क्या हो रही है बेटा, बाहर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अभिकारकों के मध्य क्या लगा देंगे, प्लस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जिंक क्लोराइड की धातु के साथ अभिक्रिया H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl के साथ करने पर हमें ZnCl2 या क्या मिलेगा, यहाँ से जिंक सल्फेट और डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है। ओके, बात समझ में आई आपके। तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा, एक बार फिर से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है आपका ZnSO4, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 क्या मिला मुझे, यहाँ पे दो अभिकारक हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिकारक एक, अभिकारक दो, दोनों के मध्य मैंने क्या लगाया, यहाँ पे धन चिन्ह लगाया हुआ है। उसी प्रकार मेरे उत्पाद भी कितने मिले, एक से ज़्यादा मिले हुए, तो दोनों को मैंने दर्शाने के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, प्लस चिन्ह। अर्थात तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अभिकारक या उत्पाद हैं तो दोनों को आप कैसे दर्शाओगे, यहाँ से प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे हमने इसके अभिक्रिया के बारे में, इस अभिक्रिया में दो अभिकर्मक और दो उत्पाद दिए गए, अतः दोनों अभिकारक और दोनों उत्पादों के मध्य हमने क्या लगाया, धन्य चिन्ह लगाया। हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास एक से ज़्यादा अभिकर्मक और एक से ज़्यादा उत्पाद मिल रहे हैं। अब अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट आया, अगर आपने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा Zn H2SO4 आया, ठीक है, और एरो लगाकर मैंने यहाँ पे ZnSO4 कर दिया और H2 कर दिया। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि जो आप अभिकारक ले रहे हो वो किस अवस्था का, तो जिंक हमारी सॉलिड अवस्था में होती है और ये H2SO4 किस में होता है हमारा बेटा, एक्वस अवस्था में, मतलब जलीय विलीन बनता है इसका, डाइल्यूट अगर होगा, ठीक है। तो ZnSO4 किस में आएगा आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन में आएगा और ये अपना गैस अवस्था में आएगा। तो मतलब अभिकारक और उत्पादों की अवस्था दर्शाते हैं, मतलब अगर आपने ठोस लिया हुआ है तो वहाँ पे एस दर्शा दो, मतलब सॉलिड। गैस लिया हुआ है आपने, ठीक है, तो वहाँ पे गैस के लिए जी दर्शा दो। द्रव लिया है तो लिक्विड और जलीय विलयन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में से अपनी मैंने क्या किया, H2SO4 के सामने मैंने एक्वस सॉल्यूशन किया, क्योंकि H2SO4 में क्या मिला हुआ है, ये सांद्र H2SO4 को मैंने पानी के साथ क्या कर लिया है, डाइल्यूट, इसलिए ये क्या मेरा एक्वस लिखा जाएगा। अब यदि अभिक्रिया विशेष परिस्थिति हो, और विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है आपकी, जैसे अभिक्रिया को आपने आगे बढ़ाने के लिए ताप दिया है, दाब दिया है, या कोई उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला, जो भी हमें पदार्थ यूज करेंगे या कोई मेटल यूज करेंगे, तो जो उत्प्रेरक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, ताप, दाब या उत्प्रेरक, मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसी विशेष परिस्थिति लो जिसमें अभिक्रिया आपकी हो रही है, उस विशेष परिस्थिति को हम कहाँ दर्शा देंगे, एरो पर दर्शा देंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, दहन किया, तो दहन को मैंने कहाँ दर्शा दिया, एरो पर दर्शा दिया। यहाँ पे गर्म किया तो मैंने हीट के लिए यहाँ पे ताप किया। जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर तो उसको मैं कहाँ दर्शा दूंगा, एरो पर दर्शा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभिक्रिया विशेष परिस्थिति में हो, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, उन्हें तीर पर दर्शाते हैं। तीर मतलब वहाँ पे हम तीर के ऊपर लिख देंगे कि किस परिस्थिति में आप अभिक्रिया कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे थे वो सारे के, दाईं ओर उत्पाद है आपका, बाईं ओर अभिकारक है, यहाँ पे अवस्था लिखी हुई है जिंक, एक्वस सॉल्यूशन, गैस। अब यहाँ पे क्या है, तीर के ऊपर आपको विशेष परिस्थिति। तो इस पूरे को अगर आप जब भी आप अभिक्रिया लिखो, तो अगर आपको माले में आपके अभिकारक माले में, उत्पाद माले में, तो दोनों के मतलब सबसे पहले क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। एरो लगाओगे, अगर आपके पास ज़्यादा अभिकारक और ज़्यादा उत्पाद है तो उनको कैसे दर्शाओगे, प्लस चिन्ह से दर्शाओगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अगर मान लो आपके पास कौन सी विशेष परिस्थिति आ जाए, तो विशेष परिस्थिति के लिए आप क्या करोगे, उस तीर पर क्या कर दोगे, उनको फंडामेंटली उनके ऊपर स्थिति दर्शा दोगे। ताप, दाब, उत्प्रेरक, जो भी आपके पास स्थिति आई हुई है उस समय, उस परिस्थिति को कहाँ पर दर्शा दोगे, एरो पर दर्शा दोगे विशेष परिस्थिति को, ठीक है। विशेष परिस्थिति मतलब बोले तो आपके पास ताप है, दाब है, कुछ भी है। तीसरा, अगर आपने अभिकारक और उत्पाद जो भी ले रखे हैं, जैसे गैसेस फॉर्म में ले रखा है, या सॉलिड फॉर्म में ले रखा है, या फिर द्रव फॉर्म में, या जल एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप क्या लिखोगे, सॉलिड के लिए यहाँ पर एस लिख दोगे, मतलब ठोस के लिए आप एस लिखोगे, गैस के लिए आपको पता है जी, द्रव के लिए लिक्विड, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एक कौन आपका जलीय विलयन। क्लियर, ये आपको अगर नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, तो बच्चों एक कब जरूर करते रहो, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करते रहो, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपको क्या पता चला, और मैं और भी इसमें हम लोग भी अच्छी मेहनत करें आपके लिए, और आप जो भी कमियां हों उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे कि कारण हमारा ये यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ करे, और आप लोग भी अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको भी क्या हो, मालूम पड़े, और ये
क्लास 10th के जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सबका आपको फ़ायदा मिले उन लोगों को भी प्लीज़। ठीक है, चलिए देखिए अब रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण हमारे पास दो प्रकार के समीकरण होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक तो होता है असंतुलित। याद रखना कभी भी असंतुलित समीकरण जो हमारा होगा उसको मैं संतुलित करके लिखा, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या होता है कभी कभी हमारे पास असंतुलित समीकरण भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रासायनिक कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण, सॉरी। अब तुम्हें पता है संतुलित मतलब दोनों ओर इक्वल हो जाने चाहिए। मतलब आपको पहले से मालूम है कि अगर मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर दोनों ओर जो परमाणु है वो कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर, जैसे मैंने Mg+O2 अभी मैंने किया था, आप लोगों को पता ही था। तो ये क्या है, यहाँ पे मेरा MgO बना। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था ऐसे करके। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर Mg इधर भी 2 है तो Mg इधर भी 2 है, O2 इधर कितना है 2 है, O ऑक्सीजन भी इधर 2 है। तो मतलब दोनों ओर अभिक्रिया क्या करती है बेटा, इक्वल होना चाहिए। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम ने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दोनों ओर आए हुए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही है हमारे पास कभी कभी समीकरण जो संतुलित समीकरण होते हैं, एक असंतुलित समीकरण होता है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें क्या हो बेटा, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब आपके अभिकारक, मतलब ये आपको पता है Zn+HCl, ये इधर जो एरो के इधर साइड में लिखा हुआ है ये कौन है, आपका अभिकारक है। ठीक है, अब इधर कौन है, आपका उत्पाद है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, Zn+HCl एरो Zn और ZnCl2+H2। ओके, मैंने इसको बैलेंस कर लिया। तो इधर जो है ना, ये कौन है, आपका अभिकारक है, और इधर कौन है बेटा, आपका उत्पाद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS। मतलब ये कौन हो गया, आपके बाईं ओर हो गया, ये कौन हो गया, दाहिनी ओर। अब यहाँ पे देखो, आप बाईं और दाहिनी ओर के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे देखो Zn, H और Cl, आपके कितने परमाणु लिए हैं, 3 टाइप के परमाणु, एक Zn है, एक H और एक Cl है। यहाँ पे भी आपका Zn, H और Cl है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुल जो Zn दिखाई दे रहे हैं 1 है, H 2 दिखाई दे रहे हैं, Cl मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे Zn 1 है, पर H कितने 2 हैं, और Cl कितना है, वो भी 2 है। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे हैं, इक्वल है। मतलब यहाँ से क्या बोलूँगा, LHS बराबर क्या है, RHS। तो ये जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा बेटा, आपका संतुलित समीकरण। बात समझ में आई? चलो देखिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब दोनों ओर हमारे जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, समान है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मैं यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया Zn+HCl। तो इसमें दोनों ओर LHS और RHS मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको। तो आप अपने यूट्यूब से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोट्सों को अच्छी तरह से अपने आप बना सकते हो, अपने नोट्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैरिड आउट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस समीकरण में बाईं और दाईं ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा, समान है, इसलिए जो समीकरण है वो क्या, हमारा संतुलित समीकरण। अब बात आती है असंतुलित समीकरण की। तो असंतुलित समीकरण क्या कहता है कि ऐसे रासायनिक, जिस सेम टू सेम इसका ऑपोजिट कर दो आप, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद, क्या बेटा, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, मतलब दोनों ओर में समान नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला था कि मैंने MgO लिया और O2 का रिएक्टिविटी कराई थी आपके लिए, तो मुझे क्या मिला था, MgO मिला था। तो मैंने बैलेंस किया था उसको, मैंने इसके आगे 2 लिखे थे, नहीं लिखे थे। अगर मान लो मैंने इसको समीकरण को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने Mg+O2 एरो MgO, तो क्या हो गया, यहाँ पे Mg और यहाँ पर Mg देखो समान है, पर यहाँ पर वो कितने 2, यहाँ पर वो कितना 1 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा, मेरा असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, दोनों ओर Mg 1 है, O 2 है, पर राइट हैंड साइड में Mg तो 1 है, Mg तो मेरा संतुलित है, बट O क्या है, मेरा असंतुलित है। अर्थात इस समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, असमान है। ठीक है, इसीलिए ये कौन सा समीकरण है बेटा, असंतुलित समीकरण। अब एक चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। मतलब ऐसे समीकरण जो असंतुलित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। और ऐसे ही समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करके लाना पड़ेगा।
ओके, बात समझ में आई यहाँ तक? तो फिर से देख लिया आज हमने क्या क्या सीखा, रासायनिक समीकरण निरूपण कैसे करेंगे, तो आपके लिए पता होना चाहिए। पहले क्या मालूम होना चाहिए, अभिकर्मक और उत्पाद। अब अभिकर्मक और उत्पाद को दर्शाने के लिए उनके बीच में क्या आना चाहिए, तीर का निशान आना चाहिए। तो एक और अब क्या लिखोगे, अभिकारक, और दूसरे और क्या लिखोगे, उत्पाद। अगर मान लो आपके पास ज़्यादा उत्पाद और ज़्यादा अभिकर्मक है तो उन्हें किससे दर्शाओगे, प्लस से दर्शाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है। फिर क्या उनकी अवस्था ठोस है तो क्या लोगे, सॉलिड। गैस है तो द्रव, सॉरी गैस है तो जी लेंगे, द्रव के लिए एल लेंगे, जलीय लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। विशेष परिस्थिति आपको पता ही है, ताप, दाब और उत्प्रेरक कहाँ दर्शा देंगे, एरो के ऊपर दर्शा देंगे, जो भी आपके पास आता है। जैसे मतलब आप दाब लगाकर अभी क्या कर रहे हो, या ताप देकर या उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हो। अगला आता है हमारा समीकरण। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बता चुका हूँ समीकरण कितने हमारे पास, दो प्रकार के, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित समीकरण में जिसमें हमारे दोनों और परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान हो, वो कौन सा समीकरण कहलाता है हमारा, संतुलित समीकरण। अब ठीक है, और असंतुलित में जिसमें दोनों और परमाणुओं की संख्या समान ना हो। तो आप यहाँ इसको अच्छी तरह से और इसको रीड कर सकते हो। फिर आता है कि हमारा जो असंतुलित समीकरण है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। और चालू करते हैं अपना रासायनिक समीकरण का संतुलन। ठीक है, देखो देखिए, तो अगर आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। अब वही समस्या आ गई हमारे पास, अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है MgO2, ओके, तो मैंने अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है MgO, बात समझ में आई आपके, चाहे आप कोई भी समीकरण ले लीजिए, ठीक है, अगर उसके दोनों ओर परमाणु, यहाँ पर ये Mg परमाणु है और ये O2 परमाणु है, ओके, Mg कौन है, मैग्नीशियम है, O2 हमारा ऑक्सीजन है। अगर ये दोनों ओर, ये अपने मैंने पहले बता रखा है आपको, ये हमारी RHS होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये कौन होगी, RHS। अगर दोनों ओर ये इक्वल हैं, ठीक है, मतलब RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, तो ये जो समीकरण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका संतुलित समीकरण। बात समझ में आई? चलिए, अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS है, मतलब दोनों तरफ जो परमाणु हैं वो क्या है, क्या है, समान नहीं है, ओके, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा असंतुलित समीकरण। अब ऊपर वाली अगर मैं समीकरण में देखूं तो भाई यहाँ पर जो मुझे Mg दिखाई दे रहा है वो 1 है और O मुझे दिखाई दे रहा है समीकरण के द्वारा 2 दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके मेरे क्या पर RHS साइड में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो Mg है वो 1 दिखाई दे रहा है, तो O कितना दिखाई दे रहा है, वो भी मुझे O दिखाई दे रहा है। भाई क्या था, समीकरण के द्वारा आप देख सकते हो, देख, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब ये जो समीकरण है वो क्या है बेटा, हमारा असंतुलित समीकरण है। क्लियर यहाँ तक? तो अब जो ये क्या होगा, इस समीकरण को हम जो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्या, जो हमारे पास समीकरण दे रखा है Mg प्लस O2 एरो MgO, ये इस समीकरण को क्या करेंगे हम, दोनों ओर क्या करेंगे, परमाणुओं को इक्वल करेंगे, परमाणुओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। परमाणुओं को बराबर करने की जो हमारा जो मेथड है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। बोलिए, बात समझ में आ गई इतनी, रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, किसी भी असंतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाती है। अब बात आती है कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है उसको आपको संतुलित करने की। ठीक है, तो भाई इसको संतुलित करने के लिए हमारा जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब बेटा देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई अगर आपका अभी भी अभिकारक है, ठीक है, ये क्या है आपका अभिकारक है और ये क्या आ रहा है आपका उत्पाद आ रहा है, ओके, तो अभिकारक का जो द्रव्यमान है, ठीक है, टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, ओके, और उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अगर ये दोनों तरफ बराबर होगा तभी हम बोलेंगे भाई कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित है। अब यहां पर जो हम उपयोग करते हैं बेटा, वो क्या उपयोग करते हैं, परमाणु का द्रव्यमान। क्या लेंगे, परमाणु का द्रव्यमान, दोनों में तरफ, दोनों ओर। क्लियर? अब जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, Mg
प्लस O2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे बेटा, MgO। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 24 हो गए और ये कितना होता है 16 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 32 और ये कितना हो गया 24। सो टोटल मेरा जो वेट आया यहाँ पे आ गया आपका 56 ग्राम। क्लियर। कैसे आया, 16 का ऑक्सीजन का 16 होता है और लेकिन ऑक्सीजन मेरे के पास हैं कितने, 2 ऑक्सीजन है। Mg का 24 होता है तो टोटल मेरा Mg तो Mg का इतना ही रहा, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 और 32 प्लस ये कि मेरा 24 कितना हो गया 56। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कितना हो गया आपका 42 ग्राम। तो लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम कहता है कि दोनों ओर आपके क्या होने चाहिए, इक्वल परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, हमेशा नियत रहना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है। मतलब अगर मान लो मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कर, अब ऐसा नहीं कि इधर तो मेरा 56 ग्राम है, इधर कितना है मेरा 42 ग्राम है, तो मतलब इस अभिक्रिया ने क्या कर दिया, टोटल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे 14 ग्राम इस अभिक्रिया में क्या हो गया द्रव्यमान का नाश, परंतु द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसा कुछ होता नहीं है। अतः किसी भी, देखो यहाँ पे देखिए, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। आपका पहला द्रव्यमान भी समान होना चाहिए, दूसरा परमाणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसीलिए किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है। अब हम यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि क्यों हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर असंतुलित है तो क्यों उसको हम संतुलित करते हैं। बोलिए, बात समझ में आई यहाँ तक। देखिए ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो देखो पहली बात सोचिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम निरीक्षण विधि या फिर हिट्स एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। विधि का नाम याद रखना, निरीक्षण विधि पूछ लेता है या फिर हिट्स एंड ट्रायल विधि के द्वारा आप समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि विधि कौन सी। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया ले रखी है मैंने, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इस विधि को हमें किससे करना है, निरीक्षण विधि या हिट्स एंड ट्रायल विधि या संतुलित करने पर। उसके पहले तो आप देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कहीं हमारी अभिक्रिया संतुलित तो नहीं है, और अगर मेरी अभिक्रिया संतुलित है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमें क्या करना है, पहले हमें जितने भी इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर तत्व लिख लिया, यहाँ पर अभिकारक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स में दिखा दूंगा कैसे करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको। उत्पाद तत्व क्या है आपका, एक आयरन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखोगे तो आयरन कितना आ रहा है आपका, इस वाले में आयरन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, परंतु ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर 4 है। बात समझ में आई। तो सर्वप्रथम आपको करना है, जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट दे रखा है पहले उसको सॉल्व कर लो। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो आपको हाइड्रोजन है, जिसके सबसे ज्यादा परमाणु दे रखे हैं। क्लियर। तो मैंने क्या किया, अभिकारक लिख लिया इधर, ये जनरल विधि मतलब आप बहुत इजी कर सकते हो। इस पर क्या लिख लिया, उत्पाद। तो इधर मैंने क्या लिखा बेटा, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिख लिया। तो अभिकारक की ओर कितना ऑक्सीजन है, 1 है, उत्पाद की ओर ऑक्सीजन कितने, 4 है। दोनों क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब याद रखना, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में हो रहा है, जो आपका अभिकारक में दे रखा है उसके पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया बेटा, Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। क्लियर। अब फिर से हम देखेंगे भाई इसके अंदर कि इसके अंदर अभी सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से लिख लो, तत्व लिख लो। ठीक है, एक तरफ क्या लिख लो, अभिकारक, ओके, और दूसरी तरफ क्या लिख दो, उत्पाद। फिर से एक बार लिख देंगे। लिखने का तरीका कैसा है वो आपको मैं अपने नोट से दिखा दूंगा, FeOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Fe कितना है आपका, फिर से 1 ही है, जबकि अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे देखो 4। क्लियर। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 4 आ गए, तो 2 और 4 कितना हो गया आपके पास टोटल 8, तो 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर देखो Fe कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है आपके पास, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, जो हमने अभी तक इसको क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। लेकिन ये भाई साहब अभी भी कितने रह गए, यहाँ पर 2 रह गए, कौन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे फिर से वही ले लो, अभिकारक। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, उत्पाद लिया। ठीक है, फिर से अब देखो यहाँ पर अभिकारक कितना है आपका, H,
कितना है यहाँ पर, देखो दोनों क्रॉस करोगे तो कितना हो गया 8, ओके। और यहाँ पे कितना है आपका 2, ओके। तो देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, मतलब 4 बार कट गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कितना आ गया आपका 4 और ये कितना आ गया 1, दोनों क्या कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मैंने दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो भाई साहब इस वाले में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उत्पाद वाले में। यहाँ पे देखो किस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, उत्पाद वाले में। सो भाई हमारे पास रिएक्शन क्या आ गई, Fe प्लस 4H2O, ठीक है, एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब भाई साहब केवल एक ही बचा हुआ एलिमेंट है, वो कौन है आपका Fe है, बाकी का तो है ही नहीं। तो यहाँ पर Fe सिंगल मॉलिक्यूल है। देखो जब कोई सॉरी सिंगल परमाणु है आपका, जब सिंगल परमाणु हो तो भाई साहब सीधे के सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देने का, कितने का होगा इसमें 3 का। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसमें जितने भी मेरे परमाणु हैं बेटा वो कौन होंगे, समान होंगे। तो ये क्या सा समीकरण हो गया हमारा, संतुलित समीकरण। आपको सिंपल करना है, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, क्या क्या ऐसा करना है जिसके अंदर हमें इजीली से मिल जाए। सर्वप्रथम जो हमें समीकरण देखा वो पहचानते हैं संतुलित समीकरण है या नहीं, ओके। कौन सा वाला, ऊपर वाला। हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हमारी तरफ दोनों तरफ कैसा है, संतुलित नहीं है, तो पक्का संतुलित समीकरण है। यदि असंतुलित समीकरण है तो अभिकारक और उत्पाद की सूची अलग अलग बनाते हैं। मतलब एक तभी मैंने लिखा था ना, वो एक तरफ क्या लिखा हमने, उत्पाद लिखे, और एक तरफ हमने क्या लिखा था बेटा, अभिकर्मक लिखा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तत्व, अभिकारक, उत्पाद, जैसे मैंने अभी किया ना सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है। एक तरफ क्या लिखना है, तत्व, अभिकारक और उत्पाद। दूसरे में जिस तत्व में परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो, भाई कौन है यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन सबसे अधिक है ना। तो अगर ऑक्सीजन सबसे अधिक है, सबसे पहले क्या करोगे, उसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस में कर, जैसे मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया था सेम टू सेम। ऑक्सीजन 4 का गुणा किया तो मेरे पास 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है पूरे H2 में। ऐसा मत कर देना अकेला किस में कर दो, ऑक्सीजन में ना, पूरे में होगा जिसके साथ है। फिर से हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया भाई। फिर से मैंने FeOH और यहाँ पे अभिकारक उत्पाद लिखा था, 148 हो गया, 342 हो गया। अब हाइड्रोजन, तो मैंने तुम्हें अभी क्या बोला था भाई कि या तो ऐसा करो इसे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर इनको क्रॉस काट देना। तो अब अभिकारक तत्व, अभिकारक उत्पाद, तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना था 8 था, और ये कितना था उत्पाद में कितना था, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या फिर जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कैसा, क्रॉस सेक्शन करने के बाद, या आप क्रॉस सेक्शन कर दो सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह। देखिए कहाँ गया, 1 मिनट, या तो आप इसे 2 दूना 4 काटे क्रॉस सेक्शन कर दो, या फिर ऊपर वाले के सिंपल कर दो। अब हमारा प्राप्त समीकरण कौन बच गया, Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अंत में जो बचा हुआ है, देखो अगर सिंगल परमाणु है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो उसमें हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं। उत्पाद में 3 है, अभिकर्मक में 1 है, 3 से गुणा किया और हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, जैसे ही मैं तीनों गुणा करूंगा तो मुझे एक जो असंतुलित समीकरण था वो कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, क्लियर। तो आप इस विधि के द्वारा इजीली में क्या कर सकते हो, कोई भी निरीक्षण विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित कर सकते हो, ओके। तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है आपका, NCERT की बुक में क्वेश्चन है, तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या मिलता है। तो पहली बात हमने क्या देखो, रासायनिक समीकरण से हमें एक चीज़ मिलता है क्या, अभिकारक और उत्पाद मिलता है, ठीक है। अभिकारक से हमें क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। तो इन दोनों की जानकारी मिलती है रासायनिक समीकरण में, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी। सेकंड मिलता है परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान और उसकी संख्या के बारे में, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया था, एक रासायनिक समीकरण हमने लिया था, कौन सा, Mg+O2 और एरो MgO आया था ना, तो ठीक है। तो इनके हमने द्रव्यमान की सहायता से इसको क्या किया था, संतुलित किया था, ओके। थर्ड पॉइंट आता है पदार्थ की अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट में क्या है, जैसे Mg हमारा सॉलिड है, ओके, मतलब ठोस है, जबकि O2 हमारी गैस फॉर्म में। तो हमें पदार्थ में हम कौन कौन से अभिकारक ले रहे हैं, उनसे क्या उत्पाद मिल रहा है, तथा उनकी अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौथा आता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पर, मैंने आपको बोला था कि भाई ताप, दाब, उत्प्रेरक, कौन सी परिस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, क्या आप तापमान दे रहे हो अभिक्रिया कराने के लिए, या दाब दे रहे हो, या उत्प्रेरक दे रहे हो, बात समझ में आई। तो इन पर क्या उस समय रासायनिक अभिक्रिया पे, किस परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करा रहा हूँ, इस विषय में हमें जानकारी। और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका
कि अभिक्रिया ऊष्मा छेपक है, छेपक मतलब छेपी, ऊष्मा शोषी है मतलब आप उसको ऊष्मा दे रहे हो, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऊष्मा शोषी या उत्क्रमणीय है या नहीं। तो ये 5 फंडामेंटल आपको पहले उभयकारक उत्पाद, दूसरा परमाणु अणुओं के द्रव्यमान और उनकी संख्या के आधार पर ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन है। क्या परिस्थिति हो रही है आपकी अभिक्रिया कराते समय, आप ताप दे रहे हो, दाब लगा रहे हो, उत्प्रेरक, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी या छेपी या उत्क्रमणीय, इनके बारे में हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको क्या कहती है, जानकारी देती है। बुरी बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में इन 5। अब बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी बोर्ड के हो ना, सही। ठीक है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब कैसे, सपोज करो अभी मैं यहाँ पे एक आपको अभिक्रिया दिखा रहा हूँ, जैसे बेटा यहाँ पे देखो H2O, तो H2O में मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O में क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक पुराना आबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, H2O एक्वा सॉल्यूशन है, जैसे ही मैंने इसको क्या किया H2O को अलग अलग किया तो किस में चला गया, H2 प्लस हाफ O2। देखो याद रखना, कोई भी गैस सिंगल अवस्था से एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में नहीं रहती है, तो इसलिए मैं क्या लिख दिया 1/2, मतलब इसका मतलब ऑक्सीजन ही हो गया यार। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आबंध है ना अणुओं के मध्य आबंध क्या हो गया, टूट गया, मतलब तुम्हारा H2O क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, किस में चला गया बेटा, H2 प्लस O में चला गया। ओके, तो जो आबंध था वो क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे लिखा है उपयुक्त अभिक्रिया में जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य आबंध टूट जाता है और डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंदर याद रखना, पुराने आबंध टूटेंगे और नए आबंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। एक अभिक्रिया और मैंने यहाँ पे दिया बेटा, जैसे देखिए C प्लस O2 क्या बन गया, CO2। तो मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल में जो दोनों परमाणु कौन सा C और O2 जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन जोड़ करके एक नया आबंध बना लिया। तो ये किसका, आबंध का जुड़ना, ऊपर किसका था आपका, आबंध का टूटना। उपयुक्त अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर नए आबंध बनाते हैं और CO2 गैस बनाते हैं, मतलब इनके अंदर क्या बन गया, एक नया कार्बन, किसके अंदर, CO2 के अंदर। क्लियर, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया बनती कैसे, नए आबंध बनेंगे, पुराने आबंध टूटेंगे। तो यहाँ पे हमने H2O को तोड़ना देख लिया, CO2 का जुड़ना देख लिया। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, कैसे, संयोजन अभिक्रिया जैसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अभिक्रिया, 2 पीछे अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, तो पीछे 2 अभिक्रिया लिखी है बेटा, वो क्या क्या है आपकी, यहाँ पे जब देख सकते हो, 2 विस्थापन अभिक्रिया एक आपकी, ठीक है, और एक है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया हम क्या बोल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, ठीक है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में जुड़कर या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एकल आबंध का निर्माण, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ओके, मतलब आपके पास एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक दे रहे हैं, सपोज करो एक अभिकारक आपके पास O है, एक क्या है, B है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके एक ही उत्पाद दें। बेटा याद रखना, यहाँ पर एकल उत्पाद क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। क्लियर, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, आपकी जरूरी थोड़ी ना ABCO, तो क्या हो, ABC उत्पाद दे देगा आपको। क्लियर, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, आपस में जुड़कर या अभिकारक जुड़कर क्या देते हैं, एकल उत्पाद देते हैं। ओके, यह अभिक्रिया वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देना चाहता था वही एग्जाम्पल दे रखा है, जब कोई 2 अभिकारक A और B लिया तो वो जुड़कर क्या दे रहे हैं, AB, मतलब एकल उत्पाद दे रहे हैं, याद रखना। ओके, तो A प्लस B एरो AB आया, तो अभिकारक और ये क्या तुम्हारा एकल उत्पाद। ये अभिकारक कौन है आपका बेटा, A और B, उत्पाद क्या आ रहा है आपका, AB। क्लियर, यहाँ पे देखिए एक हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना। अब आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्मूला याद, मतलब सूत्र याद होने चाहिए। क्लियर, कैल्शियम ऑक्साइड ओके किसके साथ, पानी के साथ अभिक्रिया कर दे, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा निकलती है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
ऊष्मा बाहर निकल रही। ये आप घर में भी दे सकते हो बिना, इसको बोलते हैं चूना। ओके, कैसा? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, तो आपने देखा होगा गांव में हम जब अपने घरों पे क्या करते हैं, मतलब पेंट करते हैं तो किसी के कहते हैं चूने का करते हैं, और उसके अंदर क्या मिला देते हैं? पानी। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ से क्या निकलती रहती है? ऊष्मा निकलती रहती है। तो जनरल अभिक्रिया है कि अगर मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी डालूंगा तो वहाँ से क्या निकलेगी? हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका अभिक्रिया है पानी के साथ कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल गया? बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। मतलब पानी जैसे अभिक्रिया के वहाँ से हीट निकल गया, मुझे बुझा हुआ चूना कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिल गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको सूत्र याद होने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है, लेकिन ये किसका है? बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं जानता हूँ आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। ओके, तो यहाँ पे क्या निकली? साथ ही साथ इसके साथ इसका ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। एक यहाँ पर नोट लिखा है बेटा मैंने, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, जो हमें क्या है घर में अभी देखते हैं, गांव में जितने भी लोग हैं आज के टाइम पे भी, वो लोग क्या करते हैं? घर में पेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं? मार्केट से चूना लाते हैं और चूना लाकर उसमें क्या मिला देते हैं? पानी, तो वो वाइट कलर का हो जाता है। लेकिन उसके पीछे क्या रिएक्शन हो रहा है वो भी देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दीवार पर जैसे ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आती है, क्या बना देती है? CO3 बना देती है, और इसमें से पानी का मॉलिक्यूल हवा में एटमॉस्फेयर में वाष्प अवस्था में उड़ जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना हुआ है, इस कारण दीवार पर क्या आती है बेटा? चमक आती है। दीवार पर हमें सफ़ेदी की चमक दिखती है ना, सफ़ेदी के ऊपर ज़्यादा बोलते आते हैं ना, एक ऐड वगैरह आते हैं सफ़ेदी ज़्यादा डिटर्जेंट वगैरह के, तो वही सफ़ेदी हमें दीवार पर दिखा दी थी। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, लेकिन वायु में उपस्थित CO2 अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिससे दीवारों पर क्या आती है? हमें वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। तो मैंने अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, ठीक है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी बेटा? यहाँ पर लिक्विड कर दो। ओके, जलीय विलयन है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी में। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो इसके पीछे भी एक रीजन है आपका। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे इसलिए कहते हैं? देखो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? ये कैल्शियम है, कैल्शियम के सारे मॉलिक्यूल नीचे जमे हुए हैं, पानी ऊपर हो जाता है। आप घर पे भी देख सकते हैं, मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे ना, तो जी के चूने का पानी मिल जाएगा, लेकिन आपको चूना कहाँ दिखाई देगा? नीचे की ओर, हमें अवक्षेप के नीचे। ठीक है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमें CO3 कहाँ दिखाई देगा? नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से इसको मैं देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बेटा? यहाँ पर रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है? अभिकारक उत्पाद, अणुओं के द्रव्यमान, उनकी संख्या, ठोस द्रव गैस, परिस्थिति, अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी और ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय। तीसरा, रासायनिक अभी पुराने आबंध नए आबंधों का, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? आबंध टूट रहा है, यहाँ पर आबंध। अभिक्रिया हमारी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, 3 संयोजन, वियोजन, ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद 2 अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिखी, कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। संयोजन में मिल गया हमें 2 अभिकारक हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक उत्पाद है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने दिखा दिया A+B AB आया। कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पर क्या लिया है? उदाहरण लिया रखा है, पानी के साथ मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हीट भी निकलेगी, जिसकी हम चर्चा आगे कर लेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है? सफ़ेदी करने के लिए, लेकिन उसमें जो चमक लाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि दीवार पर चमक किस कारण आ रही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, जिसमें से पानी अलग हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाएगी जो चमक उत्पन्न करेगी। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चल, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया था एकल उत्पाद में।
अब क्या होता है बेटा, कभी कभी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में जो आपका एक एक मार्क्स का होता है। सपोज करो उन्होंने दे दिया कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ एकल अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखे हुए हैं, अन्य संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। कोयले का जलना, तो कार्बन जो हमने देखा ही एटमॉस्फेयर में, अगर वो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाए तो क्या निकल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है, लेकिन दे क्या रहे हैं, एकल अभिकारक। जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जल बनता है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। उसी प्रकार जंग का लगना, तो आयरन, लोखंड आपने देखा ही होगा, लोहा, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाए तो क्या बना देता है, तुरंत जंग का निर्माण कर देता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बना देता है। उसके बाद हमने देखा था मैग्नीशियम को अगर हम वायु के पास, तो ये चारों के चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, और चारों की चारों अभिक्रिया में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया आपके बोर्ड के एग्जाम में आती ही आती है। क्लियर, तो हमने एक अभिक्रिया वहां देख ली थी, उसके बाद ये चार अभिक्रिया यहाँ पर, इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या दिमाग में आपके में सेट रहनी चाहिए। अब हमने देखा था भाई हमारे पास अभिक्रिया चार प्रकार की थी, और एक और हमने जोड़ दी थी, उपचयन और अपचयन जोड़ दी थी। लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन हमारे कितनी है, चार है, संयोजन और दूसरे नंबर पर आता है वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वियोजन करेंगे। ठीक है, तो वियोजन या जिसका नाम है हमारा अपघटन अभिक्रिया। क्लियर, तो अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, जिसमें अब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत अभिक्रिया होती है। बात समझ में आई, वियोजन अभिक्रिया जस्ट किसके, अपनी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि हमारे पास दो अभिकारक थे। ठीक है, जैसे CO प्लस O2 एरो क्या बना रहे थे बेटा, CO2। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, अभिकारक एक होगा। क्लियर, मतलब हमारे पास कोई AB अभिकारक है और वो टूट गए AB, या AB A प्लस B प्लस C, मतलब एक से ज्यादा में टूट जाए, मतलब कहने के लिए ना। लेकिन अभिकारक हमारे पास क्या हो, एक हो, मतलब एक अभिकारक और एक से ज्यादा क्या आना चाहिए आपके उत्पाद। बात समझ में आई। क्लियर, तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करता है, कब, विघटित होकर। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके पास अभिकारक कितना बेटा, एकल है, लेकिन जैसे मैं इसको क्या करता हूं, तोड़ता हूं, तो उसमें से दो या दो से अधिक क्या मिल जाते हैं, मुझे उत्पाद मिल जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभिक्रिया है, कौन सी है, ABCD। ठीक है, ये क्या मेरा एकल अभिकर्मक। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मैंने क्या किया, तोड़ना चालू किया, तो ये A में टूटी, B में टूटी, C में टूटी, और किस में टूटी, D में टूटी। मतलब दो या दो से ज्यादा में क्या हो गई, ये विघटित हो गई। बात समझ में आई। तो यहां पे सिंपल वे में वही लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। बात समझ में आ गई। आपके पास फिर से एक बार देख लो, अभिकारक कितना है, एकल है, लेकिन उत्पाद कितने आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा। जैसे यहाँ पे लिखा है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कौन, फेरस सल्फेट। मैं जैसे ही फेरस सल्फेट को गर्म करता हूं, ठीक है, तो मैंने फेरस सल्फेट फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, FeSO4, तो मैं पता है, जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये आयरन ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा बस इतना याद रखना, आपको फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए। क्लियर, तो ये फेरस सल्फेट है, तो कितने में गया भाई, दो या दो से अधिक, तो एक दो तीन। अभिकारक कितने, उत्पाद कितना आया बेटा मेरा, एक दो तीन आए। लेकिन यहाँ पे अभिकारक की चर्चा करें तो अभिकारक कितना है, एक है। बात समझ में आई। तो मतलब अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सीधे सीधे सिद्धांत की वाली बात है कि अगर आपके पास अभिकारक एक है और एक से उत्पाद कितने आ रहे हैं, एक से ज्यादा, तो सीधे सीधे वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। अब विघटन या वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। मतलब अगर आप देखें तो वियोजन अभिक्रिया में कितनी प्रकार दिखाई दे रही है यहाँ पर,
तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला देखो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में मैं क्या करें, हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को अलग अलग कंडीशन में तोड़ना चालू करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी ऊष्मीय। ऊष्मा माने हीट, ऊष्मा माने आपकी हीट। अगर मान लो अगर आपको कोई तोड़ना है किसी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो क्या करो, उसको हीट दे दो सिंपल में, तो क्या हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी। जैसे जिसमें एकल पदार्थ को तोड़ने के लिए या अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रयोग करके या करते हैं, जिसे अभिक्रिया क्या जाती है बेटा, वियोजित या विघटित हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मेरा सॉलिड होता है और मैं इसको ऊष्मा दे दूं तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, उस अभिक्रिया को क्या दे दी बेटा, हमने ऊष्मा दे दी। जिससे ऊष्मा देने पर क्या हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऊष्मा दी है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, ऊष्मीय वियोजन। उससे अगला आता है आपका विद्युत वियोजन। भाई अब क्या करें, विद्युत में जानते हो ना, करंट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। कैसी ऊष्मा, विद्युत के रूप में। ऊष्मा तो दे रहे हैं लेकिन कैसी, विद्युत के रूप में, या विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, याद रखना, ऊष्मा दे रहे हो लेकिन किस टाइप की दे रहे हो, विद्युत की ऊष्मा दे रहे हो। तो देखो यहाँ पे सीधा लिखा है, तो देखो जब भी हम किसका, जल का विभाजन करते हैं, ठीक है, तो जल का सामान्य ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा आपका जल का विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर हम बेटा विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कैसा होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बीकर बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो आपका एक, हमने क्या किया, इसमें पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या करा, 2 रॉड डाल दिए। ओके, इनको कनेक्शन कर दिया मैंने किससे, कैथोड और एनोड से। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसमें से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो मेरा विद्युत के जो मेरा क्या, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत का उपयोग करके उस एकल अभिकारक को क्या कर दें, उत्पाद में कन्वर्ट कर दें। और तीसरी आती है आपकी कौन सी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन की क्रिया सूर्य है ना या ऊष्मा प्रकाश की, देखो या तो आप उस अभिक्रिया को सूर्य प्रकाश में करा दीजिए, कहीं सनलाइट में चले जाइए और वहां पे जाकर अभिक्रिया करा दीजिए, या उस पर प्रकाश डाल दीजिए, गर्म मत कीजिए ना, विद्युत मत दीजिए, सीधा प्रकाश डाल दिए। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर आपकी अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो जो एकल उत्पाद होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग अभिक्रमकों में या 2 से ज़्यादा उत्पादकों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए AgCl को मैंने जैसे सूर्य प्रकाश के अभिक्रिया करता हूँ, Ag अलग हो जाता है, उसमें से Cl अलग। और ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को में से मुझे क्या, हाइड्रोजन और Br, ठीक है, को अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। क्लियर। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जब हम संयोजन अभिक्रिया कर रहे थे, आपने देखा होगा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, वियोजन अभिक्रिया की थी। तो अब संयोजन अभिक्रिया में तुमने देखा था उत्पाद के साथ ऊष्मा थी वहां पर, मतलब ऊष्मा बाहर जा रही थी। वियोजन अभिक्रिया में क्या कर रहे थे हम, अभिकर्मक को या अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे। तो अब लोग हीट को बड़ा 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं इसे हीट को अभिकारक के साथ जोड़ दूं या एरो पे लिख दूं। मतलब इसका मतलब हो गया उसमें क्या हो रही है, हीट दी जा रही है। क्लियर। अब जब ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ओके, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी, और जब ऊष्मा दी जाती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। आज हम यही पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ऊष्मा छेपी और ऊष्मा बेटा शोषी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। तो देखिए, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, तो बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो,
मतलब कहने के लिए आप अभिकारक को तोड़ रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई अभिकारक है जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं तोड़ता हूं तब वहां से क्या रिलीज होता है बेटा, CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कब निकल रही है, जब उसको मैं क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तब। बात समझ में आई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या हो जाए, शोषण हो जाए, ठीक है। तो वो अभी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी। अब ऊष्मा शोषी से मतलब हो गया शोषी, मतलब क्या हो गया, उन्होंने ऊष्मा को क्या किया, ग्रहण किया। क्लियर। तो यहां पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया मैंने हीट दी तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। यहाँ पर डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में, जब तक याद रखना, देखो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में होती हैं, ये तब तक अभिक्रिया नहीं करते जब तक कि इन्हें ऊष्मा ना मिल जाए। बात समझ में। जैसे ही ऊष्मा करेंगे तो किसमें, NO में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझिएगा, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ओके। अब आता है ऊष्माक्षेपी, ये थोड़ा बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। बड़ा कैसे, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब कहने के लिए आप अभिकारक से कहाँ जा रहे हो, मैंने अभी बात करी आपको, अभिकारक आपके पास है, लेकिन अभिकारक ने जैसे ही ब्रेक किया उसमें क्या निकला, आपका उत्पाद आया, और साथ ही साथ वहाँ से क्या हो गई, ऊष्मा भी बाहर हो गई, साथ ही साथ निकलना, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जितनी भी दहन अभिक्रियाएं, जैसे ने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और साथ ही साथ वहाँ से क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर हो रही है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। दूसरा ये भी मारिए कि जो हम श्वसन अभिक्रिया कर रहे हैं ना, कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, श्वसन। तो देखो श्वसन अभिक्रिया के अंदर जो हम ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम अभी सांस जो ले रहे हैं वो क्या हमारे ग्लूकोज में के साथ अभिक्रिया करेगी, ये क्या ग्लूकोज, ठीक है। तो उसमें से क्या निकलती है हमारे पास, अभी हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन पर ये प्रोसेस क्या हो रहा है आपके साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करेगी, क्या निकाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में, और वहाँ से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तीसरा, साग सब्जी, सड़े गले जितने भी हमारे घास फूस हैं, पेड़ पत्तों, इन सब का विघटन किससे होता है, कंपोस्ट बनता है। तुमने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने आजकल बोला हुआ है कंपोस्ट बनाओ, अभियान चल रहा है, ठीक है। तो वो कंपोस्ट में भी क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा ग्रहण होगा, क्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलेगी। आपको केवल रिएक्शन याद रखने हैं, ये जो 1 2 3 4 5 रिएक्शन है, जो सारे के सारे आपको रिएक्शन अच्छी तरह से, और इन सबके नाम आपको याद पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे परमाणु या समूह, दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। समझ लो, ऐसे समझो कि अगर आपके पास AB है, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या हुआ, एक C जुड़ा हुआ है, तो C ने क्या किया, इस A को बाहर कर दिया, A को क्या कर दिया, बाहर, और खुद उस B की जगह पर आकर बैठ गया, तो उत्पाद क्या बना दिया, CB+A, ठीक है। लेकिन ये ऐसा आसान नहीं होता है, इसमें आसान क्यों, क्योंकि देखो ये इसकी पावर C इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, A, मतलब C की जो सक्रियता है वो A से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अब सक्रियता क्या होती है, जो देखो सक्रियता किसको बोलते हैं, एक यहाँ पर अपनी बुक में टॉपिक नहीं दिखा, जो परमाणु, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, आसानी से क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, उनकी सक्रियता अधिक होती है, उनकी सक्रियता अधिक होती है। ये लिख लेना कहीं पर नोट डाल करके, ठीक है। तो एक एलिमेंट है पोटेशियम, पोटेशियम बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, निम्न टेम्परेचर पर भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को देता है, इसलिए पोटेशियम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह को क्या कर दे, पूरा का पूरा यहाँ से हटा दे। तो यहाँ पे एक हमने लिया है कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया करें। हमने कॉपर सल्फेट को लिया किसके साथ, जिंक के साथ। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि जो कॉपर था वो बाहर हो गया और जिंक उसमें एंट्री कर गया, तो जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, Zn की जो सक्रियता है वो क्या है, कॉपर से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में से Zn ने किसको, कॉपर को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ सक्रियता श्रेणी आपको दे रखी है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। नोट, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दें, विस्थापित कर देते हैं। तो आपको ऐसे अगर याद न रहे तो बोल देना, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु क्या करती है, विस्थापित करती है। अब ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब ये सक्रियता श्रेणी कहाँ से ढूंढोगे, जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं उनकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। हमने प्रायोगिक परिणामों के आधार पर एक सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया है। वो सक्रियता सबसे अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी सक्रियता है, किसकी बेटा, पोटेशियम की। इसलिए पोटेशियम सबके साथ क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है। सबसे कम सक्रियता किसकी है, एयू। एयू क्या है आपका, गोल्ड। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या है आपका, गोल्ड। इसीलिए आपने देखा होगा गोल्ड क्या होता है, कहीं भी इस पे का आपने कोई जंग वगैरह ऐसे लगती है ना, अपने डस्ट वगैरह नहीं लगती। कॉपर ऐसे का ऐसे ही बना, सॉरी कौन सा, गोल्ड ऐसे का। लेकिन अगर मैं पोटेशियम को खुला छोड़ दूँगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, किसी न किसी के साथ जॉइंट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो क्या पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा तुरंत के तुरंत। एक अभिक्रिया देखिए, लेड की अभिक्रिया मैंने कराई कॉपर क्लोराइड से। अब यहाँ पे श्रेणी में देखिए लेड कहाँ पर आया हुआ, ये रहा आपका। ठीक है, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों में सक्रियता किसकी ज्यादा है, लेड की सक्रियता ज्यादा है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर देगा, लेड की सक्रियता ज्यादा होने के कारण कॉपर को, लेड माने आपका सीसा, तो सीसा क्या कर देगा, उसमें से सॉल्यूशन में से किसको, कॉपर को बाहर कर देगा, खुद उधर आके बैठ जाएगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है। फिर मैं बोल रहा हूँ, सक्रियता श्रेणी हमने प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाली है। और सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दें, जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं उनकी सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। पोटेशियम अपना जैसे ही ओपन करोगे तुरंत अपने क्या कर देगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कर देगा और पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है जो आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ये वाली। ठीक है, तो हमारी विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक अभिकारक के क्या बेटा, परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु क्या कर दें, विस्थापित कर दें। लेकिन ये किस पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। क्लियर, विस्थापन। अब ये विस्थापन का ही है अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया जैसे हम विस्थापन में क्या कर रहे थे, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा था, वहां पर विस्थापित कर रहा था। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, हम जो अभिकारक के आयन, ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे के आयनों को क्या कर देंगे, अदला बदली कर देंगे या उनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, अभिकारकों के आयन, ठीक है, क्या करते हैं, आपस में बदल जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब आपके पास एक अभिक्रिया है, ठीक है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जैसे आपके पास एक अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 मतलब आपने क्या हुआ है, सोडियम सल्फेट, और ये कौन है आपका, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Na2SO4 को अगर मैं आयन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आता है मेरे पास, ट्वाइस Na प्लस आएगा और SO4-2 आएगा। अगर मैं इसको आयनों में तोड़ता हूँ तब। उसी प्रकार अगर मैं BaCl2 को तोड़ता हूँ वाल को, तो आयनों में तो इसका जो आयन आएंगे वो क्या आएगा, Ba+2 आता है और 2 टाइम Cl- आएगा। क्लियर, जब ये आयनों में टूटे। अब क्या हुआ, इसके आयन इसके पास चले गए और इसके आयन इसके पास चले गए। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो Na है वो किसके पास आ गया, Cl के पास आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया पास, ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया, और Ba किसके पास आ गया, SO4 के पास आ गया। तो पूर्ण अभिक्रिया में हो क्या रहा है, नीचे वाली अभिक्रिया देखो, NaCl मतलब क्या हो रहा है, आयन
का आयन का एक्सचेंज, मतलब आयनों का आदान प्रदान, मतलब पूरे अभिक्रिया हमने क्या कर लिया, आयनों का आदान प्रदान कर दिया। यही आपकी क्या है, यही अभिक्रिया कौन सी होती है आपकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब हमने क्या किया, दो अभिक्रमकों के एक दूसरे के आयनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये तो हमारी द्विविस्थापन है। अब बेटा इसमें एक और चीज़ होती है, अगर मान लो आप कोई भी विक्रिया करा रहे हो, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने NaCl की विक्रिया AgNO3 से करा दी। NaCl क्या है आपका, नमक है, ठीक है, या सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, AgNO3। जैसे आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपको अभिक्रिया दिखा देता हूँ। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, थोड़ी छोटी सी है। अब इसके अंदर मैंने NaCl भर लिया जेली विलेन, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, AgNO3। बात समझ में आई, ये किसका है आपका, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर NaCl AgNO3 डालता हूँ तो क्या होगा, मुझे कुछ समय के बाद नीचे एक अवक्षेप मिल जाएगा, मतलब जो क्या होगा, अविलेय होगा। बात समझ आई, जो कैसा होगा, अविलेय होगा। तो ये जो अविलेय मुझे अवक्षेप मिला, इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा अवक्षेपण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण की अभिक्रिया। मतलब अब इसका पूरे का मतलब समझ लो, अभिक्रिया कि जिस अभिक्रिया में जल में अविलेय लवण प्राप्त होता है। क्लियर। अब मान लो मैंने अभी तुम्हें देखा, मैंने एक्वा सॉल्यूशन में बोला, यहाँ पे याद रखना एक्वा सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्ट का मतलब, आप अगर NaCl ले रहे हो तो NaCl तो ठोस में होगा, तो उसमें नहीं मिलेगा। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलेन, तब आपको क्या दिखेगा, जो नया बना हुआ हमारा सॉल्ट होगा किसका। अब यहाँ पे रिएक्शन में फिर से एक बार आ जाइए, देखिए AgCl आ गया प्लस NaNO3 आएगा। तो अब NaNO3 तो पानी में क्या हो जाता है बेटा, ये तो विलेय है, और ये क्या है, पानी में अविलेय है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, अवक्षेपण के रूप में नीचे मिल जाएगा। क्लियर। यही तो तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। सबसे पहले अभिक्रिया आती है हमारी उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी आई, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन दूर होता है, या दोनों ही होते हैं एक ही अभिक्रिया में। समझ में आया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का दूर होना, क्लियर, या दोनों हो, तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का देखो नाम है बेटा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जो किसमें हमारा, इंग्लिश में। अब सब देखो Mg और प्लस O2, या ये सब आपकी बुक में दे रखा है SO2, मैंने दो अभिक्रिया दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो MgO बन गया, मतलब ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया SO2। तो दोनों अभिक्रिया में आप देखोगे तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्लियर। अब दूसरे एक और रिएक्शन देखो छोटी सी, यहाँ पर एक और रिएक्शन देखिए H2S प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन दूर हुआ है किससे, H2S से, तो इसने क्या बना दिया बेटा SO2 प्लस H2। तो यहाँ पे
H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हुआ है, दूर हो गया इस अभिक्रिया में। क्लियर। और अपचयन इसके विपरीत है बिल्कुल, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन दूर होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ता है, या दोनों होंगे, या दोनों होते हैं। क्लियर। जैसे एक रिएक्शन देखो, अभी हमने तुम्हारे ऊपर वाले रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ, एक तो कि मेरे पास ट्वाइस MgO है, जैसे ये क्या होगा, रिएक्टिविटी करेगा तो Mg अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन का दूर होना, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, इसमें से दूर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस करके ट्वाइस KCl और यहाँ पे आ गया थ्राइस O2, मतलब इसमें से क्या हो गया, आपका O2 बाहर हो गया। ठीक है। एक और अभिक्रिया देखिए H2 + Cl2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस HCl। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। बात समझ में आई। क्लियर। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन दूर हो रहा हो, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, तुम्हारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके। और जिनमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन दूर हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी उपचयन अभिक्रिया। अब रिडॉक्स अभिक्रिया बेटा देखो, रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों ही होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ZNO + C, तो इससे क्या बना, मुझे देखो बेटा यहाँ पर देखो CO + Zn। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ZNO है और यहाँ पे क्या हो गया, Zn, मतलब ZNO से Zn क्या हो रहा है, ZNO से Zn प्राप्त हो रहा है हमें। ओके। तो अब इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दूर हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन पर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। यहाँ देखो यहाँ पर कार्बन अकेला है, लेकिन इसके पास क्या हो गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसके पास क्या हो गया बेटा, उपचयन। क्लियर। तो ये है आपका टॉपिक आज, कौन सा, पहला हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर। तो एक बार अपने नोट्स से भी देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया देखनी है हमें। ठीक है। मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी का मैंने आपको बता दिया, बाकी नोट्स में आप देख सकते हैं। तो देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, और मुझे क्या मिला यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरियम सल्फेट। देखिए जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है इसको, तो हमें सफ़ेद रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है जो जल में क्या है, अवल है। अब यहाँ पे नोट करके लिखा है, अब लिखें चाहे न लिखें, अगर अब आपको अवच्छेद पढ़ की डेफिनेशन आती है तो आप लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड में पूछने के लिए। जिस अभिक्रिया में जल में अविलेय लवण प्राप्त होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। उसके यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे दिए, जैसे NaOH H2SO4, तो हमें Na2SO4 मिला प्लस ट्वाइस H2, NaCl AgNO3 मैंने आपको दे चुका हूँ, AgCl NN3, BaCl2 पोटेशियम सल्फेट, तो आपको KCl मिल जाएगा, BaSO4 मिल जाएगा। उसके बाद आता है अपचयन उपचयन। देखो बता चुका हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन, या दोनों ही अभिक्रिया उसके अंदर होती हैं, दोनों ही, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन दूर हो, एक साथ हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे वो सेम टू सेम, बहुत ईजी है भाई, आप कुछ भी करके बहुत अच्छी तरीके से बेटा कर सकते हो घर पे, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस Mg + O2 MgO, S + O2 SO2, दोनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दोनों अभिक्रियाओं में कौन सा Mg मतलब मैग्नीशियम और सल्फर का उपचयन हो रहा है। अगला देखिए मैंने क्या कहा इसमें, ट्वाइस H2S O2, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्वाइस H2S से हाइड्रोजन दूर हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने H2S का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से H2S से हाइड्रोजन दूर हो रहा है। अब आई आपकी अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन दूर होता है, या दोनों हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने भी आपको बताया था ट्वाइस MgO2 ट्वाइस KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, तो इससे में क्या मिल गया, O2 बाहर हो गया हमारा। तो दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीजन दूर है, और लिख भी दिया Mg और इसमें से अपचयन हो रहा है। H2 + Cl2 क्या आया, ट्वाइस HCl, हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसमें, जुड़ रहा है, दोनों जुड़ करके इस अभिक्रिया में Cl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन उपचयन की क्रिया एक साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए ZnO + C, CO + Zn, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने अब लिखा हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है, Zn, ठीक है, मतलब ZnO से मैं Zn में, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन दूर हो रहा है तो अपचयन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या हो गया, उपचयन। इस ऑक्सीकारक और अवकारक, ठीक है। तो अब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब अपचयन और उपचयन हमने पढ़े थे। आज जो चर्चा करेंगे यहाँ पे ऐसे पदार्थों की चर्चा करेंगे जो एक दूसरे की हेल्प करेगा, किसके लिए, हाइड्रोजन देने में या हाइड्रोजन निकालने में, या ऑक्सीजन देने में या ऑक्सीजन निकालने में। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो उपचयन के लिए, देखो यहाँ पे गौर करिए, मतलब पदार्थ है जो क्या करा रहा है, उपचयन के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, वो पदार्थ क्या कराएगा, ऑक्सीजन देगा और खुद का उसका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। मतलब आपके पास जैसे Cu है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भी रिएक्शन लिखा है बेटा, H2 है, ओके, क्या कर रहा है, CO + H2, अगर आपको समझ में आ गया ना यहाँ पे तो CO किसका कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को, और खुद कन्वर्ट हो रहा है Cu में, क्लियर। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकारक कहलाएगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने का कार्य करें, तो हटा कौन रहा है, H2 हटा रहा है, किससे हटा रहा है, CO से, अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देने का कार्य करें, वो क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। पहली बात समझ गए, मतलब आपके पास पदार्थ होंगे जो पदार्थ एक दूसरे से, एक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन को दूर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन को दूर करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, CO + H2, CO + H2, तो CO के पास से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, पर आ किसके पास रहा है, वो H2 के पास आ रहा है। CO Cu में कन्वर्ट हो जाता है और H2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो गया, किसमें, Cu, मतलब जो Cu के पास बेटा, सॉरी हिल गया, ठीक है, Cu जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में हो गया। तो Cu का क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन क्या हो गया, दूर हो गया, क्लियर। वहीं पर अतः CO कौन सा हो गया, अपचयित पदार्थ हो गया, क्योंकि ऐसा अपचयन हो रहा है तो क्या हो गया, अपचयित, क्योंकि CO अपचयन होता है और वह उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है। तो खुद देखो, पहले CO के पास ऑक्सीजन था तो उसने ऑक्सीजन दे दिया, किसको दे दिया, H2 को दे दिया, क्लियर, जिससे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिला, किसको मिला, हाइड्रोजन किसको मिला भाई, हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, H2। तो भाई अब ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्यों हो गया, CO ने अपना ऑक्सीजन रिलीज किया और किसको दिया, H2 को, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीकारक। जबकि H2 कन्वर्ट हो जा रहा है H2O में, देखो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में देखो एक बार फिर से, H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O में, क्लियर। थोड़ा ऐसा नीचे कर ले रहे थे। अतः CO से ऑक्सीजन हटने के लिए जिम्मेदार कौन है भाई, CO से कौन हटा रहा है, कॉपर ऑक्साइड से, H2 वो पर्सन है जो CO से ऑक्सीजन हटा रहा है और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O में। अतः H2 कौन हो गया, आपका अवकारक हो गया। बात समझ में आई। तो यहाँ पे पदार्थ हैं, पदार्थ गेम खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और पदार्थ गेम खेल के क्या कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो CO है वो हमारा क्या कर गया, और H2 दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, क्योंकि CO से ऑक्सीजन बाहर है इसलिए ऑक्सीकारक, H2 उसको किसको, H2 क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को ले रहा है या फिर उस CO से ऑक्सीजन हटाने कार्य कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, अवकारक। ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है, उत्प्रेरक, देखो नोट लिखा हुआ है, आ जाए तो लिख देना। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, मतलब अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, अगर मान लो आपकी अभिक्रिया कोई, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अगर वो अभिक्रिया क्या हो रही है बेटा, स्लो हो रही है,
तो स्लो को क्या कर दे, फास्ट कर दे। और अगर आपकी अभिक्रिया फास्ट हो रही तो उसे क्या कर दे बेटा, स्लो कर दे। क्लियर। तो अब इस अभिक्रिया को स्लो या फास्ट करने में, ठीक है, क्या जो भूमिका निभाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो देखो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण की घटना कहते हैं। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए जो काम कर रहा है वो कौन है, आपका प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है ना वो क्या हो गया, आपका उत्प्रेरक। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है संचारण। अब देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे अभिक्रिया रह गया लिखने के लिए तो लिख दीजिए, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हवा, जल या नमी के संपर्क में आने पर कोई धातु क्या हो जाए, क्षय होने चालू हो जाए, गलना चालू हो जाए, या उसमें ह्रास होना हो जाए, कुछ भी लिख सकते हो आप। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संचारण कहते हैं। अब देखो किसी धातु पर जंग लगना, उसका संचारण और उसका संचारण दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देखें हैं, कॉपर की सतह संचारित होती है इसलिए वो हरे रंग की सतह होती है, जबकि लोहे की जंग की सतह पे क्या लगती है, जंग लगती है, और वो धीरे 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 क्या होती है, विघटित हो जाती है। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, ऑक्सीकारक, अवकारक, उत्प्रेरण, ठीक है। कहाँ में देखिए पहला कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने, यहाँ पर ऑक्सीकारक, फिर क्या पढ़ा, अवकारक, फिर क्या पढ़ा हमने, उत्प्रेरण, ठीक है। अब देखो संचारण के आपके ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें धातु किन के सतह में आ जाए, संपर्क में आ जाए, हवा, जल या नमी के में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, संचारण। यहाँ पे याद रखना संचारण में जंग और संचारण दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। संचारण क्या हो रहा है, हरे भूरे रंग की परत बन जाएगी किसी के ऊपर, जैसे कॉपर के ऊपर, पर वो क्या होगी, क्षय नहीं होगी, मतलब उसमें से कम नहीं होगा। लेकिन जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा धीरे 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 करके क्या होता है, क्षय हो जाता है। क्लियर। संचारण से नुकसान क्या क्या होते हैं, देखो संचारण के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भाई सही बात है, देखिए बहुत सारे, जो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को होता है। रेलवे डिपार्टमेंट, आप सभी ने रेल से यात्रा की होगी तो देखा होगा बहुत सारे वहाँ पर डिब्बे वगैरह खड़े रहते हैं जिन्हें क्या खा रही है, जंग खा रही है, ठीक है। रेलवे वाले भी इसका फायदा नहीं उठाते, उसको बेच दें यार, नई बना दें, पर ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए संचालन कारक, कार के ढांचे, जो हमारी कार होती है, लोहे के पुल, रेलिंग, जहाज, विशेषकर ऐसे साधन है ना जो हमारे क्या होते हैं डेली यूजेस में होते हैं, वो भी आज के क्या होते हैं, संचारण के ही कारण क्या हो रहा है, धीरे 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 उनमें दिखाओ ना परत उतरना चालू हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और नुकसान होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सपोज करो आपके पास एक साइकिल है, बच्चे में आप साइकिल है, साइकिल की जो रिंग होती है ना आगे वाली, जिस पर पहिया चलता है, उस पर अगर आपके पास जंग लगे तो क्या होगा, जंग के कारण टूट जाएगी, आपको बदलना पड़ेगा, तो पैसे खर्च होंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज़ बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो, या फिर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह अगर उनमें ही सारा कुछ होता है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन मतलब जो बोलते हैं बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहला तो होता है पेंट कर दें। आपने अपने घर पर भी देखा हो, घर के आसपास जितनी बड़ी घर की जालियाँ होती हैं, जंगल वगैरह होते हैं, हर साल हम दिवाली के आसपास, अभी दिवाली आ ही रही है, हाँ वेरी गुड, दिवाली आ रही है ना बेटा, तो दिवाली से हम पहले क्या करते हैं, उस पर घर में हम अच्छा कलरफुल करते हैं, ठीक है। कलरफुल करने से हम साथ साथ में जो लोहे की चीज़ें उन्हें भी कलरफुल कर देते हैं, तो क्या होता है उससे जो जंग लगने का होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, जंग के ऊपर परत चढ़ गई, अब जो लोहा है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो जो जंग लगेगी। दूसरा, धातुओं पे तेल या ग्रीस लगाए, तुमने देखा होगा तुम्हारी साइकिल होती है, जब साइकिल पे हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं साइकिल को, ठीक है, चेन पे ग्रीस लगा देते हैं, जो साइकिल होती है मुलायम, तो वहाँ पर लगा हुआ जंग भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। लास्ट वाला पॉइंट है, एक धातु से दूसरी धातु परत चढ़ा दे, मतलब हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा वाला इसका गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या जस्ताकरण क्या होता है, मतलब एक धातु के ऊपर हम जैसे दूसरी धातु पर चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक याद रखना, एक अधिक सक्रिय धातु होगी जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्टिविटी कर जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो उस पर ऐसी धातु की पर चढ़ाओ जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी हो, उसकी कम हो। क्लियर, बात समझ में आई। तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी नहीं होने देगी, जब उसको रिएक्टिविटी नहीं होने देगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पर जंग लगने के चांसेस बहुत कम है। जस्तीकरण बोलते हैं कि किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ती की हम क्या करते हैं, पतली पर चढ़ा देते हैं, तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी जस्तीकरण कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अधिक क्रियाशील धातु पर हम कम क्रियाशील धातु की पर चढ़ाएं। अब ऐसा क्यों है कि देखो अधिक क्रियाशील तुरंत रिएक्टिविटी करेगी, ओके। अब तो हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर तुमने देखा होगा पतरे जो पड़े रहते हैं ना, हम घर में टीन डाल देते हैं, तो उस पर क्या होती है, जस्ती की पर चढ़ी होती है, जिंक की पर चढ़ी रहती है, जिसके कारण जिंक क्या करती है, उसको वहाँ पर रिएक्टिविटी नहीं होने देती और उस पर लोहे पर जंग नहीं लगने देती। लेकिन अगर मान लो वो परत हट गई तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। तो ये छोटा सा है
तो आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पहला क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है, और इसमें पेंट लगाकर, तेल लगाकर दूसरी धातु के ऊपर जस्ती के ऊपर चढ़ा करके। लास्ट पॉइंट याद रखना, करके पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अधिक सक्रिय धातु पर हम क्या करें, कम सक्रिय धातु के परत चढ़ा दें, जिससे उस पर क्या नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। अब एक और पॉइंट आता है विकृति गंधता। तो तुमने देखा होगा हमारे घर पर जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, अगर सुबह बनाएं शाम तक खराब हो जाता है, ठीक है। होता ही है, जैसे कि मान लो सब्जी बना के रख दी तो शाम को हम देखते हैं सब्जी में एक तरह की अलग स्मेल आ गई, ये क्या कहलाती है, हमारी विकृति गंधता। जब वसायुक्त या तेली पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे 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 उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और गंध आना चालू हो जाती है। जो हमारे घर में नॉर्मली है, ये देखो हमारा घर का ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर सब्जी रख दो या फिर कोई और भी चीज़ रख दो। अब ऐसा हुआ क्या कि वो जो पदार्थ है ना, वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मतलब हवा के साथ संपर्क में आएगा और क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। जैसे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा और धीरे 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 उसका स्वाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो घटना है ना, कहलाती है हमारी विकृति गंधता कहलाती है। बात समझ में आई, मतलब वसा युक्त तेल युक्त पदार्थों को अगर मैं लंबे समय तक खुला छोड़ दूं तो ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया कर लेगी, तो क्या होते हैं उसको ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाएगा। जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन की वहाँ जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन प्रवेश किया, तो जैसे ऑक्सीजन प्रवेश करने के बाद उसके जो स्वाद, रंग वगैरह क्या हो जाएगा, गंध आना, स्मेल आना चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, वो हमारा जो खाने लायक नहीं बचता और ख़राब हो जाता है। तो अब देखते हैं विकृति गंध से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो, वसा या तेल पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक, मतलब ऐसे पदार्थ मिला दो जो उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी, मतलब अभिक्रिया करने से उसको रोक दे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी किताब में नहीं है, मैंने कुछ लिखा हुआ है, सॉरी बेटा हिल गया, ये बार बार हिल जाता है यार इसको, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दो जो क्या करे, उस ऑक्सीजन से उसको रिएक्टिविटी करने में रोक दे। तो हमारी किताब में नहीं है, मैं लिखा है जैसे साइट्रिक एसिड, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन या सोडियम बेंजोएट, ये क्या करते हैं, खराब तो होंगे लेकिन क्या बहुत लंबे समय के बाद ये क्या करेंगे, पदार्थ उसकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के प्रति उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दूसरा पदार्थ आता है खाद्य पदार्थ की पैकिंग करते समय उसके रहे हुए ऑक्सीजन को निकाल दें और उसके अंदर क्या भर दें बेटा, हम नाइट्रोजन भर दें, जिससे क्या होगा, जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ जो होगा खाने वाला पैकिंग करते समय में उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो खराब होगा नहीं। कभी कभी हम देखते हैं पेप्सी वगैरह लेके आते हैं, जैसे मैंगो, ठीक है, फ्रूटी वगैरह लेके आते हैं तो कभी कभी ख़राब निकल जाती है, वो अगर उनके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने पर, अब मान लो वायुरोधी बर्तन कैसे, एयर टाइट, मतलब जैसे घर में तुमने देखा होगा तो बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत एकदम सील पैक करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनको रख देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन की दर धीमे हो जाएगी, खोलोगे तभी होगी, बंद कर दोगे तो होगी नहीं। लास्ट है बचाने के लिए विकृति कैसे में, रेफ्रिजरेटर में, जो तुमने देखा होगा हमारे घर में मम्मी है, ठीक है, मम्मी सबसे बड़ा विकृति गंधता का होने से रोकती हैं। देखा ना हमारे घर में जो आटा होता है, चाहे सब्जी होती है, तो मम्मी किस में रख देती हैं, फ्रीज में रख देती हैं, ठीक है, ओके। तो उससे क्या होती है, ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बहुत धीमी हो जाती है और हमारा खाना सेफ रह जाता है और तुम सुबह का खाना शाम को भी खा लेते हैं। ये चैप्टर आपका बेटा फिनिश हो गया और यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, ओके। तो ये बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, मैंने अपने इस चैप्टर के लिए अपना 99.99% आपको दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अब तक के जितने भी आपने मेरे वीडियो पढ़े हैं या देखे हैं उससे कुछ भी सीखा हो तो बेटा इस वीडियो को साथ ही साथ क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे आप लोगों की, अगर रहा तो मैं नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ साथ ही साथ इसमें, और मैं सोच रहा हूँ इस बार हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का वाला चैप्टर लेके आएंगे, ओके। वीडियो को बेटा शेयर ज़रूर करते रहिए, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ओके। अब था मेरा यहाँ पर आपका सरप्राइज़ ये है कि देखिए हम इन द के संडे को हम लाइव होंगे और इस चैप्टर को पूरा एक दिन में, मतलब 1 या 2 घंटे में इसको पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। वो टाइम में भी आपको जो भी आपकी जैसे हमारा 4 चैप्टर चल रहा है उसमें आपको इसका टाइम मिल जाएगा, ओके। बाय बाय। और चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बेटा, ये मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपसे कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। चैप्टर को ढंग से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड में, जिससे कि आप एक दिन ये बोलें कि साहब हमने प्रवीण सर से कुछ सीखा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, थैंक यू,
तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं भी, मेरी मेहनत भी रंग लाए और आप लोगों की मेहनत भी रंग लाए। क्लियर। मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। ओके, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।